नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी से, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि लगातार पिछले वर्ष के जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे और कवर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह एक वीडियो की लंबी श्रृंखला जो आप देखेंगे, जितने भी प्रश्न आपको आज मिले या आने वाले कल में जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, सभी वीडियो में प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए वीडियो शूट की जा रही है दोस्तों। तो आज के वीडियो में पूरे 60 प्रश्नों को हम कवर करेंगे और 60 प्रश्न में आप लोग देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए यहाँ पे बिना देर किए हुए यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि सार्स क्या होता है दोस्तों। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, कि जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, कि चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी है, कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। आपको बता दें दोस्तों, सार्स जो होती है वह विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो सार्स होती है वह विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखिएगा, यह आंख में एक प्रकार का दोष पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ठीक ना, और अबिंदुकता। ऐसे ऐसे आंख के दोष हैं जो कि इससे रिलेटिव प्रश्न बनते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे उसके चश्मे में, ऐसा प्रश्न बनता है। तो यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की बाइफोकस लेंस की, उत्तल लेंस की बेलनाकार लेंस। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी क्रम में ऐसे ही रिलेटिव प्रश्न बना के दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। आपको बताया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और इसी क्रम में दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। बात करेंगे अवतल लेंस के, तो अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है और उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया, कि आर्यभट्ट साहब ने दिया, कि कोपरनिकस ने दिया, कि कैप्लर ने दिया। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। बिना किसी भी लाव लपेटे के बस प्रश्न और प्रश्न का आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छा 10 लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये उतने हार्ड प्रश्न बनते नहीं, केवल आपको एक रिवीजन की जरूरत है। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना भौतिक प्रतिक्रिया है, कि उपयुक्त दोनों है, कि रासायनिक प्रतिक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो दही का जमना जो दोस्तों है वह रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस बात को याद रखेगा। जो दही का जमना होता है वह रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। रासायनिक का मतलब होता है दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहे जाते हैं जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में न आ पाए, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजअप। इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? रेशम का बना हुआ होता है ऑप्टिकल फाइबर, कि कांच का बना होता है, कि उपयुक्त दोनों से बना होता है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों वह कांच का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आगे देखेंगे शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या होता है? तो कॉपर छड़का, जिंक छड़का, ग्रेफाइट छड़का, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है दोस्तों वह ग्रेफाइट छड़ करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? सबसे पहले आपको बता दें, मानव शरीर में ग्रुप जो ब्लड के होते हैं यही है। लैड स्टीनर साहब ने दिया था, ग्रुप को ये डिवाइड किए थे ए बी और ओ। ये बात को याद रखेंगे। तो मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः सबसे अधिक पाया जाता है? अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा B+ आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? काफी लुल्लू प्रश्न है, काफी अच्छे प्रश्न है, जो कि ये आपका ग्रुप डी का एग्जाम है। वह जो इसमें क्लास 10 के लेवल तक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास 10 के लेवल को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को तैयार कराया जाता है, ना कि सिलेबस से बाहर की चीजें होती हैं। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है प्यारे, वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 206। कितनी दोस्तों? 206। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां का। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन की बात याद करें तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों, लैक्टोमीटर होता है, कि स्पेक्ट्रोमीटर होता है, कि एक्टिनोमीटर होता है, कि पेडोमीटर होता है। याद रखिएगा, दूध की शुद्धता हम लोग याद रखिए किसे नापते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है। सिनेबार जो लोहा का है कि चांदी का अयस्क है कि पारा का है कि तांबा का। याद रखिएगा जो सिनेबार होता है वह पारा का प्रमुख अयस्क होता है। पारा को Hg से दर्शाते हैं। पारा एक प्रकार की धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में पाई जाती है, यह अपवाद भी है, इसको याद रखिएगा। तो सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है प्यारे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा का, इसको याद रखेंगे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा BCG का टीका जो लगाया जाता है दोस्तों किस रोग के प्रतिरोध के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। जब आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाते हैं, तो TB रोग के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है दोस्तों। उच्च आवृत्ति है, तीखी होने का कारण कि उच्च आयाम है कि कमजोर स्वर तंतु है कि निम्न आवृत्ति है। तो स्त्रियों और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों, इसका मुख्य कारण होता है उच्च आवृत्ति। 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उच्च आवृत्ति के कारण बच्चों और स्त्रियों की आवाज जो होती है वो तीव्र होती है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है या प्रयोग की जाती है या भरी जाती है। तो गुब्बारों में बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है। याद रखिएगा हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की, आर्गन। याद रखिएगा गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, हीलियम गैस भरी जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हीलियम गैस होती है वो ऑक्सीजन से हल्की गैस होती है, इसी कारण गुब्बारे में जब हीलियम गैस भरी जाती है और गुब्बारा छोड़ा जाता है तो वो आकाश में उड़ने लगता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण, रुधिर के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, बाइल के कारण। याद रखिएगा जो आप देखेंगे कि मूत्र का पीला रंग जो होता है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर को ही अन्य नाम से विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, इसी को बोलते हैं। और इसका सूत्र पूछा है प्यारे कि इसका सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें दोस्तों, CaOCl2 होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी मिल जाएगा, ठीक ना। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था। तो जो फाउंटेन पेन है इसका आविष्कारक के नाम पूछा है, फ्रैंकलिन किए कि लीडमैन किए कि एयरमैन किए कि वाटरमैन किए। याद रखिएगा फाउंट पेन का जो आविष्कारक है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, वाटरमैन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वाटरमैन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे कि लुई पास्चर कि हर्गो खुराना या वेंटिक। तो जेनेटिक कोड का जो खोजकर्ता का नाम है दोस्तों वह है दोस्तों यहाँ पे दिखेगा हर्गो खुराना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्गो खुराना जो इसके हैं दोस्तों जेनेटिक कोड के खोजकर्ता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल किसे कहा जाता है, बर्फ को कि आसुत जल को कि आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, इनमें से कोई नहीं। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारी जल इसी को कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका प्रयोग हम लोग मंदन के रूप में या मंदक के रूप में करते हैं। भारी जल का जो सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O बोला जाता है, D2O बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों टाइपिंग की वजह से, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा कि खाने का सोडा कि कास्टिक सोडा, और डी ऑप्शन है कि सिंदूर। सिंदूर का सूत्र होता है HGS, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। याद रखिएगा किस तत्व के कारण जो मनुष्य में एनीमिया होता है। तो ऑप्शन नंबर आयोडीन की, कैल्शियम की, आयरन की, पोटेशियम। याद रखिएगा जो आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए
22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाने का सोडा जिसको हम लोग बेकिंग सोडा का नाम देते हैं, क्या रासायनिक सूत्र पूछा है, क्या होता है दोस्तों खाने का सोडा या जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा NaHCO3, ठीक ना। चलिए, जल का हिमांक होता है, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, जल कितने डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट हो जाता है, यही पूछा है दोस्तों। तो जल का जो हिमांक होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। और याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जल का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है। याद रखिएगा कि कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है दोस्तों, तो उसके तने से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो पहले आयोग ने बीज को भी माना था, लेकिन बाद में आयोग ने इसको क्या मान लिया दोस्तों, तने को मान लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है, जो मानव लार होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, निष्प्रभावी होती है कि अम्लीय होती है कि क्षारी होती है कि उभयधर्मी होती है। तो जो लार की प्रकृति होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लार की प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, वाट में कि डायोप्टर में कि जूल में कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेगा जो लेंस की क्षमता होती है ना उसको दोस्तों डायोप्टर में से प्रदर्शित करते हैं और इसको डी से, कैपिटल डी से भी प्रदर्शित किया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेगा। लेंस का क्षमता का मतलब होता है लेंस को प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। जो लेंस होता है जितना अधिक से अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ देगा वही उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लेंस की क्षमता कही जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, तो डायोप्टर में प्रयोग व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। याद रखेगा सुअर को कि कुत्ता को कि गाय को कि केचुआ को। आप लोग पता है दोस्तों कि जो किसानों का मित्र जो खेतों को मिट्टियों को उपजाऊ बनाने का कार्य करता है उससे हम दो लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, केचुआ को बोलते हैं, किसानों का मित्र। याद रखेगा किसानों का मित्र केचुआ को जरूर कहा जाता है, लेकिन किसानों का मित्र एक और भी ऐसा जीव है जिसको बोला जाता है, उसका नाम है दोस्तों सर्प। इस बात को याद रखेगा। जब किसानों की फसल को मूस जिसको बोलते हैं या चूहा नुकसान करते हैं तो चूहों को खाने का काम करता है सर्प। इस प्रकार के आधार पर हम लोग सर्प को भी किसानों का मित्र बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है। याद रखेगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि जो डायनासोर है किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है, तो मत्स्य से कि पक्षी से कि रेप्टाइल से कि स्तनधारी से। तो डायनासोर जो थे दोस्तों वह एक कशेरुकी वर्ग है जिसका नाम है रेप्टाइल्स, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है दोस्तों। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का मात्रक, दूरी का मात्रक, तीव्रता का मात्रक, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन। एक प्रकाश वर्ष जो होता है दोस्तों वह दूरी का मात्रक होता है। एक वर्ष में चली गई प्रकाश की दूरी को ही हम एक प्रकाश वर्ष, सूर्य द्वारा चली गई एक वर्ष में प्रकाश की दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और यह दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, अगर इस बात को आप लोगों को कहा जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, मीटर में अकॉर्डिंग सभी मान मीटर में दिया है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर ही होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। इस बात को याद रखेगा। और यही अगर किलोमीटर में होता तो 9.46 गुणे 10 के पावर 13 किलोमीटर हो जाता। ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है दोस्तों, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ये बात याद रखेगा। और प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इस बात को याद रखेगा। और सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई, सूर्य प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मियादी बुखार जिसको हम लोग टाइफाइड बोलते हैं, हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा की, तिल्ली की, यकृत की, आते हैं। तो जो याद रखिएगा मियादी बुखार से या टाइफाइड से हमारे शरीर का आंत प्रभावित होता है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, आंत प्रभावित होता है।
पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जो पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है दोस्तों वह जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बिना देर किए हम कम समय में ज्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे, आपका टाइम व्यतीत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने जैसे तैयारी करने वाले दोस्तों को आप जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है यह बात करेंगे। यह ठोस होती है, इसका घनत्व जल से अधिक होता है, इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जल में कुछ विशिष्ट खनिज होते हैं। तो बर्फ जल पर तैरती है, क्यों तैरती है? क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वह ज्यादा होता है और बर्फ का जो घनत्व होता है वह कम होता है। इस कारण तो जल के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ का घनत्व कम होता है, इसके कारण जो तैरती है, जो आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, कह रहा है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को मिलेगा कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। कितने कितने तरंगदैर्घ्य के बीच क्या कितना कितना तरंगदैर्घ्य रहेगा? तो लाल रहेगा, बैगनी रहेगा, गुलाबी रहेगा, नीला, जामुनी, पीला, ऐसे ऐसे रंग जो का कलर होता है ना, प्रकाश का जो कलर होता है उसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर उसको आप निर्धारण करेंगे, निरूपण करेंगे, बंटवारा करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे। ये बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है ना दोस्तों, यह भार को या कटाव को भरने में सहायक प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। विटामिन के जो होता है दोस्तों, यह घाव को भरने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए 280 दिन, ऑप्शन नंबर बी 300 दिन, सी 330 दिन और डी 340 दिन। तो गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों? बता दूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280 दिन का। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेगा सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जो सर्पदंश या मतलब सर्प जब किसी व्यक्ति को डसता है या काटता है तो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, हृदय। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित तंत्र होता है दोस्तों वह होता है आपका तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक ना। आगे देखते हैं, पीतल किसकी मिश्र धातु है? 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पीतल जो होती है दोस्तों वह है कॉपर और जिंक का, जिसको बोलते हैं तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तांबा को सीयू बोलते हैं और जस्ता को जेडन बोलते हैं। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और जस्ते का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, काफी अच्छा और काफी रटा रटाया प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? क्योंकि दबाव जो होता है दोस्तों ज्यादा होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, गलत बात। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के आकार के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देखिए, आप लोगों को लगेगा सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसके अंदर दाब ज्यादा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी से रिलेशन रखता है। चलिए आगे देखते हैं, एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं कि वायु की चाल मापते हैं कि विभवांतर की चाल नापते हैं कि उच्च ताप नापते हैं? तो जो एमीटर होता है दोस्तों, एमीटर विद्युत धारा को मापने का प्रयोग करते हैं दोस्तों। परिपथ में एमीटर लगाकर हम विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको ए से दर्शाते हैं। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? जल में, निर्वात में, इस्पात में, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का जो वेग होता है दोस्तों सबसे ज्यादा ठोस में होता है और ठोस इसमें है दोस्तों इस्पात। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब मैनोमीटर से मापते हैं कि हाइग्रोमीटर से नापते हैं कि लैक्टोमीटर से नापते हैं कि बैरोमीटर से नापते हैं? याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को हम नापने का कार्य करते हैं दोस्तों बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का है। अमीबा जो है दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। क्या दोस्तों? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मिला। जो आप लोग पढ़िएगा कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं दोस्तों, तो एक होते हैं। इसी कारण अमीबा को एक कोशिकीय जीवों की
वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन का कार्य करती है? अमोनिया, फ्रियान, ऑक्सीजन, नाइट्रॉन। तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में फ्रियान गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो काफी खराब भी गैस होती है फ्रियान। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस ठंडा करने का कार्य करती है? तो फ्रियान गैस होती है। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? याद रखिएगा नाभिक में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे कुछ होते हैं। तो आप लोग देखिएगा जब नाभिक की बात करें तो नाभिक में क्या होता है? तो नाभिक में जो होता है आपका प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या करता है दोस्तों? चक्कर लगाता है, ऐसे याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों वो उदासीन होता है, याद रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसको थॉमसन भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ दोस्तों, धातु भविष्य की कहा जाता है धातु। तो निम्नलिखित में से किसे हम भविष्य की धातु का उपाधि देते हैं? 46 नंबर क्वेश्चन की बात याद रखेगा। स्टील को कहते हैं कि लोहा को, कि तांबा को, कि टाइटेनियम को? तो याद रखेगा भविष्य की धातु हम लोग बोलते हैं टाइटेनियम को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तांबा के, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, एल्युमिनियम के? याद रखिएगा जो हीटर का तार होता है दोस्तों वह नाइक्रोम का बना होता है, जिसका गलनांक काफी उच्च होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो हीटर का तार होता है दोस्तों वह बना होता है किसका? नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है कि घटता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो लोहे का जो भार होता है जंग लगने पे दोस्तों वो बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। एड्स रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से, कि वायरस से, कि मच्छर से, कि इनमें से कोई नहीं? 49 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा कि एड्स रोग जो होता है दोस्तों फैलता है वायरस से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कशीश का तेल कहलाता है, कशीश का तेल नाइट्रिक अम्ल कहलाता है, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं, कि एसिटिक अम्ल को बोलते हैं, कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं? तो जो कशीश का तेल होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं, H2SO4 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कशीश का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का व्यक्तीकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का ध्रुवण है, कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है? याद रखिएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही मृग मरीचिका बनने का कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो सही है आपका, इस बात को याद रखेंगे। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित करता है? एड्स का परीक्षण में एलिसा का प्रयोग करते हैं, कि पोलियो, की टाइफाइड, की कैंसर? आपको पता होना चाहिए कि एलिसा का परीक्षण जो होता है वह एड्स परीक्षण के निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। परमाणु बम की खोज किसने की थी? याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने है कि परमाणु बम की खोज ओटो हान ने की थी, एडिसन ने किया था, कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, कि रदरफोर्ड ने किया था? परमाणु बम की जो खोज है दोस्तों ओटो हान ने किया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? भारतीय मूल के वैज्ञानिक है डॉक्टर सीवी रमन, ये भी याद रखिएगा। तो जो डॉक्टर सीवी रमन है उनको किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में, कि औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, कि भौतिकी के क्षेत्र में, कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में? तो डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इस बात को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी? याद रखिएगा पूरा 6 प्रकार के विटामिन को डिवाइडेशन करते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार की। तो उसमें ए, डी, ई, के वसा में घुलता है, जहां के बी और सी जो होता है दोस्तों वह जल में घुलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे हैं ना, विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में, ए, डी, ई के वसा में, इस बात को याद रखेंगे, याद रखिए। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर ये आपका ही सही हो जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कारक यही है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं
जिसको शॉर्टकट में आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, का निर्माण कहाँ होता है? वृक्कों में होता है, यकृत में होता है, कि अस्थि मज्जा में होता है, कि तिल्ली में होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है दोस्तों। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी वसा, सी प्रोटीन और डी विटामिन। याद रखिएगा, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो मधुमेह रोग जो होता है दोस्तों वह किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए आगे देखते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इस बात को याद रखेगा, टाइटेरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। याद रखेगा, तो जो दूध के फटने पर कौन सी एसिड बनती है दोस्तों? लैक्टिक एसिड बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो प्लेटिनम है, कि स्फेटिक है, कि हीरा है, कि सोना है? ऑप्शन नंबर बी आप लोग जो है देख रहे हैं ना, हीरा, यही जो है पृथ्वी पर सबसे उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखे हैं पूरे 60 प्रश्न, और 60 प्रश्न में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और कितने प्रश्न, ये जितने प्रश्न है दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स हैं, पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और काफी चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला आज हुई खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने जैसे तैयारी करने वाले लोगों के वीडियो को शेयर करिए जो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद।